मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। बड़े सपने देखती हूँ और फिर खूब मेहनत करती हूँ ताकि वो सपने पूरे हो। अपने दिल की सुनती हूँ और जो मुझे सही लगता है वही करती हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता थापर और मैं एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। तो पहले शुरुआत की जाए एकदम मेरे बचपन से। मेरा जन्म एक बहुत ही पारंपरिक गुजराती फैमिली में हुआ, लेकिन वहाँ एजुकेशन या पढ़ाई का बहुत ज़्यादा महत्व था। तो बचपन में तो मैं बिल्कुल ही पढ़ाकू थी। आई थिंक पढ़ने के अलावा मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, क्योंकि फर्स्ट आना बिल्कुल ज़रूरी था हमारे ख़ानदान में। तो सबके ज़िंदगी में कोई ना कोई एक रोल मॉडल ज़रूर होता है, और मेरे लाइफ में मेरी सबसे बड़ी रोल मॉडल मेरी माँ है। तो मेरी माँ ने बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई, और उसकी वजह से बहुत सारे उनके जो सपने थे, उनकी जो ख्वाहिशें थी, वो पूरी नहीं कर पाई। और उन्हें ऐसा उनका सपना था कि उनकी बेटी वो सारे उनके सपने और ख्वाहिशें पूरी करे, जो कि ये था कि वो एक बिजनेस लीडर बने, आत्मनिर्भर बने, खुद के पैसे खुद कमाए, किसी को मांगना ना पड़े अगर कोई कुछ खरीदना हो या कहीं जाना हो। तो उसके बारे में मेरे माँ के बहुत ही स्ट्रॉन्ग विचार थे। तो मैं हमेशा लोगों को हंसकर ये स्टोरी सुनाती हूँ कि दूसरी लड़कियां जब रात को मॉम बेड के पास आके स्टोरी सुनाती है, तो रामायण की स्टोरी सुनाएगी, महाभारत की, चलो पंचतंत्र की तो सुनाए, लेकिन मेरी माँ बहुत अनोखी थी। वो ये सब मैगजीन्स लेके मुझे फ़ोटो दिखाती थी जहाँ ये औरतें बिजनेस सूट पहने हुए हैं और प्रेजेंटेशन दे रही हैं, या तो फिर ऐसे हील्स में रास्ते पे फटाफट ऐसे चल रही हैं सूटकेस लेके। और वो हमेशा वो फ़ोटो दिखा के, उनकी स्टोरीज़ बता के मुझे बोलती थी तुम्हें ये बनना है। इन सब स्टोरीज़ और ये जो मैंने सब फ़ोटोज़ देखे जो क्लिपबोर्ड पे वो चिपकाती थी, उससे बहुत कम उम्र में मुझ में वो जो बोलते हैं एम्बिशन, वो जुनून, वो उसने मुझ में जगाया। और आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। 21 साल की उम्र में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई, तो उसके लिए भी खूब मेहनत करनी पड़ी। फिर मैं यूएसए ड्यूक यूनिवर्सिटी में जाके मैंने मेरा एमबीए किया। 2 साल एमबीए के बाद मैंने वहाँ बे एरिया, जो सिलिकॉन वैली कहते हैं, वहाँ एक जॉब लिया और 6 साल 2 अलग कंपनीज में मैंने काम किया। बहुत सीखा। इनफैक्ट सीए और एमबीए से कई ज़्यादा वो 6 साल वर्क एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया, मुझे आत्मनिर्भर बनाया, बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिया। फिर 6 साल काम करने के बाद मैंने एक बहुत अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। मैंने निर्णय लिया कि मुझे इंडिया वापस लौटना था, अपने देश में अपने लोगों के साथ रहना था, वहाँ काम करना था और इंडिया में इम्पैक्ट लाना था, या वहाँ एक बदलाव लाना था। तो जब मैं सोचती हूँ कि बड़ी चुनौती मेरे लिए क्या थी, तो वो ये था कि 2 डिग्रीज, और वो भी बड़ी बड़ी डिग्रीज, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और एमबीए हासिल करने के बाद, 6 साल यूएसए में काम करने के बाद, जब मैंने मेरे पापा का बिजनेस ज्वाइन किया, तब सम्मान या इज्जत कमाना आसान नहीं था। तो ये मेरे लिए एकदम एक चौंका देने वाली बात थी कि 2 डिग्रीज और 6 साल के बाद काम करने के बाद भी इतने सारे सवाल, भरोसा नहीं था लोगों को मेरी काबिलियत पे, या जो मैं नए सुझाव लाती थी उन पे। और तब मैंने एक दिन बैठ के सोचा कि अभी इसके बारे में क्या किया जाए। और मैंने वही किया जो मुझे बेस्ट आता है, कि जब भी कोई चुनौती आती है तब मैं 2 ही चीज़ें करती हूँ। एक तो मैं डबल मेहनत करती हूँ, और दूसरा रिजल्ट्स यानी नंबर्स ऐसे जोरदार लाती हूँ, ऐसे ज़बरदस्त लाती हूँ कि लोग चुप हो जाते हैं। 10 साल सीएफओ बनने के बाद मैंने सोचा कि अब कुछ अलग किया जाए, और तब मैंने जिम्मेदारी ली एमक्योर के इंडिया बिजनेस की। जब मैंने एमक्योर ज्वाइन किया, बहुत बार जब मैं पापा के बगल में बैठती थी और लेट्स से कोई बाहर के गेस्ट आए हैं कॉन्फ्रेंस रूम में डिस्कशन के लिए,
मैं सवाल पूछती थी लेकिन वो मेरे पापा को देख के जवाब देते थे। मुझे लगता था अरे मैंने सवाल पूछा है, आप मेरी आंखों में आंखें डाल के मेरी ओर देख के जवाब दीजिए। और मुझे इतनी हंसी आई जब एक हफ्ते पहले इंदिरा नूई जो पेप्सिको की सीईओ रह चुकी है, उनकी बायोग्राफी रिलीज हुई। और वो बोलते हैं ना फर्स्ट डे फर्स्ट शो, वैसे फर्स्ट डे रिलीज में ही 2 दिन में मैंने वो बुक खत्म कर दी। और उसमें उन्होंने भी यही लिखा है कि अमेरिका में जब वो काम करती थी एज अ कंसल्टेंट, ये एग्जैक्ट उनके साथ भी हुआ है। तो ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक इंडिया हो या अमेरिका, महिलाओं को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सीरियसली लेने में लोगों को दिक्कत होती है। अब मेरा फेवरेट टॉपिक आ ही गया है, वुमेन, महिलाएं। तो उनके बारे में मेरे थोड़े विचार मैं शेयर करना चाहूँगी, जो अगेन मेरे लाइफ स्टोरी से बहुत जुड़े हैं। मुझे मेरा ये मानना है कि इन इश्यूज़ के बारे में, इन चीज़ों के बारे में चर्चा करना, खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, मेरा ये मानना है कि औरतें जो हैं वो टाइम मैनेजमेंट में बिल्कुल माहिर है। अपना समय कैसे एकदम बिल्कुल 50 चीज़ें एक दिन में कर पाती है। लेकिन ये जो बोलते हैं ना गिल्ट, हमेशा लगना अरे मैंने ये ठीक किया कि नहीं, अरे मैं यहाँ नहीं कर सकी, वो नहीं कर सकी, खुद को दोषी ठहराते रहना, गिल्ट मैनेजमेंट में हम टेरिबल है। तो टाइम मैनेजमेंट में माहिर है लेकिन गिल्ट मैनेजमेंट में बहुत ही बुरे हैं। मैं खुद का एग्जाम्पल देती हूँ। मैं तो समझती हूँ ये एक डिजीज है, एक बीमारी है। सचमुच मैं सबको बोलती हूँ ये एक मानसिक बीमारी है, हमको इसे हटाना है हमारे जहन से। और मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ खुद का। जब मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बड़ा बेटा ऑलमोस्ट 16 साल का होगा 2 महीने में, छोटा बेटा भी 11 साल का होने वाला है। तो जब मैं बोलते हैं ना न्यू मॉम, या जब मेरा बेटा वो मदर्स एंड टॉडलर्स प्री स्कूल में जाने लगा 2.5, तब जब मैं ऑफिस का इवेंट मिस करती थी उसके स्कूल के इवेंट के लिए, तब गिल्टी लगता था, अरे इतनी बड़ी मीटिंग मिस हो गई, लोग मुझे बिल्कुल सीरियसली नहीं लेंगे। जब मैं उसका कोई इवेंट मिस करती थी ऑफिस के इवेंट के लिए, हाय राम अब सब बोलेंगे कितनी बुरी माँ है, कितनी बकवास माँ है। मतलब ये जो लेबल्स हमारे ऊपर लोग लगाते हैं, हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, खुद के बारे में कम सोचते हैं। मैं आपको ये कॉन्फिडेंस देती हूँ, जिस दिन गिल्ट नाम की बीमारी से मैं मुक्त हो गई, मेरी जो एनर्जी है, जो मेरा काम करने का तरीका है, मेरी पर्सनल लाइफ, सब कुछ मेरी ज़िंदगी में बदल गया। और मैं अंदर से इतनी खुश रहने लगी। आपको जो मैंने एकदम पहले क्या कहा था, आपको जो ठीक लगे उस वक्त, आपको जो सही लगे, आप वो करिएगा। हर बार परफेक्ट रहने की ज़रूरत नहीं है। और भाड़ में गई दुनिया, लगाने दो उनको लेबल, अनदेखा कर दो। हम कहते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मत सोचो। ये हुआ पहला पॉइंट अबाउट गिल्ट। दूसरा पॉइंट, हमें बहुत बुरा लगता है जब हम खुद के लिए समय निकालते हैं। वो और एक लेबल है ना सेल्फिश, वो दूसरा लेबल हम पे बहुत जल्दी लोग लगा देते हैं। अगर खुद के लिए आप टाइम नहीं निकालेंगी, खुद की सेहत के लिए, खुद के देखभाल के लिए, अगर अंदर से आप खुश नहीं रहेंगी तो आप बेहतर माँ या बीवी या कॉलीग कैसे बन पाएंगी, राइट? और इंडिया में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि औरतें खुद के लिए, खुद के सपनों के लिए, ब्यूटी पार्लर जाने तक के लिए टाइम नहीं निकालती है। मतलब बाकी सब पहले, हम एकदम मीना कुमारी बन के एंड में। क्यों? खुद के लिए टाइम निकालो। थोड़ा सेल्फिश होना अच्छी बात है। तो ये सेल्फिश से एक किस्सा याद आता है मुझे। जब मेरा पहला बच्चा पैदा हुआ, तब मुझे ऐसे लगा कि 6 महीने और कुछ ना किया जाए, सिर्फ उसे टाइम देना चाहिए और काम को। और तब सब लोग बोलते थे, इंक्लूडिंग मेरे फैमिली मेम्बर्स, कि अरे कितना वज़न बढ़ गया है। मेरे 25 किलो बढ़े थे, कितना वज़न बढ़ गया है, 6 महीने बाद भी कम नहीं हुआ है, कुछ करो। तो मुझे बुरा लगता था। और मुझे याद है कि दूसरे बच्चे बाद
मैं 15 दिन में जिम जाने लगी क्योंकि मैं चाहती थी कि इस बार 3 महीने में मैं वापस पुराने फॉर्म में आ जाऊं। देखो, काम भी कर रही है और अभी से जिम जाना है, ये क्या है, बच्चे को कब टाइम देगी। तो मतलब मैंने ये जान लिया बहुत जल्दी कि आदर्शवादी और ये परफेक्ट होने में किसी का फ़ायदा नहीं है, मतलब खुद का नुकसान ही है। तो उससे अच्छा खुद के लिए समय निकालो, जिम जाना है, सैलून जाना है, गर्लफ्रेंड्स के साथ एक छोटी वेकेशन लेनी है, तो लो भाई, उसमें कोई मतलब खुद को ऐसे पीटने की या बुरा मानने की या दोषी मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैव फन। तीसरा मैसेज ये है कि हम है ना मदद मांगने से बहुत हिचकिचाते हैं। तो ऐसा लगता है कि नहीं, सब काम खुद को ही करना है। मदद मांगेंगे तो मतलब खुद में कुछ कमी है तो ही मदद मांगता है। अरे क्यों मांगो, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे दोस्त है, वर्क के कॉलीग्स है, लोग मदद करना चाहते हैं, उन्हें आपकी मदद करने में खुशी मिलती है। आप ही खुद पे प्रेशर डाले जाते हो कि मत मांगो मदद। अरे मांगो मदद, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप और फिर ठीक से मैनेज कर पाएंगे और खुद के लिए वक्त भी निकाल पाएंगे। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि मैं खुद पे बहुत टफ हुआ करती थी। वो एक बोलते हैं ना परफेक्शनिस्ट, मतलब सब काम एकदम सही होना चाहिए और खुद में हमेशा खामियां ढूंढती रहती थी। ये बदलना है, वो बदलना है, ये करना है, ये बदलना है। आप खुश कब रहेंगे, आप एंजॉय कब करेंगे अगर पूरा दिन खुद में खामियां निकालते बैठेंगे। एक दिन ऐसा आना चाहिए जब आप बोलेंगे मैं जैसी हूं ठीक है, मैं खुद से प्यार करती हूं। धीरे धीरे बदलेंगे, आराम आराम से एंजॉय कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। और दुनिया बदलने को कहे तो मत बदलेगा। अगर आपकी दिल की आवाज आपको बताती है बदलो, तो ही बदलो। सबसे मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट महिलाओं के लिए, हमें एक आदत है दूसरों को ब्लेम करने की। सोसाइटी ने ये किया, हस्बैंड ने ये किया, सास ने ये किया, मम्मी ने ये नहीं किया। हम खुद को बहुत बार सीमित करते हैं और सोसाइटी को दोष देते हैं। अगर आप खुद को बदलेंगे, ज्यादा गिल्ट निकाल देंगे, थोड़ा सा सेल्फिश बनेंगे, थोड़ा सा मदद के लिए मांगेंगे, परफेक्शनिस्ट या परफेक्ट होने की ये जो आशा है वो इसे भूल जाएंगे। खुद के दिमाग, खुद के दिल पे पहले काम करो, सोसाइटी को मत ब्लेम करो। और इसके लिए मैं एक गालिब का मेरा फेवरेट एक शायरी है जो मैं कहना चाहूंगी, जो इसके लिए परफेक्ट है। आप सबने सुनी होंगी, बहुत फेमस है ये। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी पर आईना साफ करता रहा। तो यहाँ आईना हो गया सोसाइटी, राइट। तो हम पूरे वक्त सोसाइटी को साफ करने में, चेंज करने में लगे हैं। अरे खुद के चेहरे पे से धूल निकालिए, खुद को बदलिए ताकि आप सोसाइटी की परवाह ना करें। तो ये है मेरे विमेन का जो मुझे एक मैसेज देना था। अब मेरे आज के टॉक का लास्ट पॉइंट, जो सबसे मुद्दे का पॉइंट है, क्योंकि शार्क टैंक पर हम आए हैं सब जजेस बनकर, इसलिए क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस जिसे हम कहते हैं, उसको इस कंट्री में बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। जब शार्क टैंक का न्योता आया तब मैं बहुत खुश थी, इसलिए क्योंकि इस शो से हम लोगों को बता सकेंगे कि भाई यूनिकॉर्न बनने के पीछे जो आप लोग भागते हैं वो सोचना छोड़ दीजिए। एक जुनून रखिए, एक सोच रखिए कि इंडिया में कौन से प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन लाना है, सोसाइटी में क्या आपको बदलाव लाना है। यूनिकॉर्न ऑटोमेटिकली बन जाएगा अगर आपने इस मुद्दे पे फोकस किया। इस कंट्री को अगर आगे बढ़ना है तो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत प्रोत्साहन देना होगा। और शार्क टैंक एक ऐसा शो है जिससे लोगों को ड्रीम या सपने देखने का उनको साहस आएगा, उनमें साहस निर्माण होगा। और एक लास्ट चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मेरे फादर जो है वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे, मतलब उन्होंने बिजनेस शुरू किया। मैंने उनको इतने मुश्किलों का सामना करते देखा है, लेकिन कभी निराश नहीं हुए, कभी हार नहीं मानी। और ये एक एंटरप्रेन्योर की सबसे पहली और बड़ी खूबी होनी चाहिए कि सपने देखो, बहुत सारे मुश्किलें आएंगे लेकिन निराश मत होना।
डटे रहना।